नमस्कार। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर यह है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने नेता प्रतिपक्ष विधानसभा के तौर पर माता प्रसाद पांडे को नियुक्त कर दिया है, उन्हें मनोनीत कर दिया है। जो भी आप कहिए, वैसे दिन में समाजवादी पार्टी के विधायक दल की बैठक हुई थी, उसमें विधायक दल का नेता यानी कि नेता प्रतिपक्ष चुनने का अधिकार सारे विधायकों ने अखिलेश यादव को दे दिया था। माता प्रसाद पांडे मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा उम्र के विधायकों में एक हैं। आलम बदी साहब भी आजमगढ़ के जो है उनकी उम्र के आसपास ही होंगे, लेकिन वो विधानसभा में आलम बदी से सीनियर हैं। 1980 में पहली बार जीत करके गए थे, हालांकि चुनाव वो हारे भी हैं। माता प्रसाद पांडे समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव के बहुत करीब रहे हैं और एक समाजवादी नेता के तौर पर उनकी जो पहचान है वो सोशलिस्ट लीडर के तौर पर है। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा था कि जो पीडीए का नारा अखिलेश यादव ने दिया है और जो सफलता उन्हें पीडीए के तौर पर मिली है, तो हो सकता है कि विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता के तौर पर किसी दलित को आगे बढ़ाया जाए। वैसे इंद्रजीत सरोज, रामअचल राजभर, इन लोगों का नाम शुरू में चला था, लेकिन मैं पहले से कह रहा था कि समाजवादी पार्टी के मुखिया नेता प्रतिपक्ष का पद बहुत महत्वपूर्ण होता है और ऐसे में 5-7 साल पहले, 3 साल 5 साल पहले रामअचल राजभर और इंद्रजीत सरोज ही भारतीय समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। समाजवादी पार्टी के में शामिल हुए थे ये दोनों नेता, और इंद्रजीत सरोज विधायक भी हैं और उनके बेटे को 25 साल 6 महीना की उम्र में ही अखिलेश यादव ने लोकसभा का टिकट दे दिया। वो कौशाम्बी से लोकसभा भी जीत गए। तो एक ही व्यक्ति को या एक ही परिवार को इतनी सारी चीज़ें दी जाए, और वो भी जो कि समाजवादी पार्टी में आए अभी 1 दशक भी नहीं हुआ, और ऐसे ऐसे समाजवादी पार्टी में नेता हैं जो 2-2, 3-3 दशक से, जिन्होंने ना पार्टी का झंडा बदला न कभी नाम बदला, वो समाजवादी पार्टी में बने हुए हैं और समाजवादी पार्टी से विधानसभा में लगातार पहुंच रहे हैं। ऐसे लोगों पर वरीयता देके अखिलेश यादव इंद्रजीत सरोज या दूसरे किसी नेता को नेता प्रतिपक्ष बनाएंगे, इसमें एक सवाल था। माता प्रसाद पांडे के साथ प्लस पॉइंट क्या क्या है और अखिलेश यादव ने माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बना के और क्या समीकरण दुरुस्त किए, ये देखने वाली बात होगी। पहली बात तो यह है कि शिवपाल यादव से लेकर जितने भी धड़े समाजवादी पार्टी में आपको समझ में आते हैं, चाहे आजम खान के करीबियों का हो या आजम खान के विरोधी इस रामपुर मुरादाबाद बेल्ट के जो मुस्लिम लीडर्स हों, उनकी बात हो, महबूब अली और कमाल अख्तर को महत्वपूर्ण पद दे करके अखिलेश यादव ने जो आजम खान के दूसरे खेमे के लोग जो है, जो राम गोपाल यादव प्रोफेसर के बहुत करीबी है और माइनॉरिटी के जो लीडर्स आते हैं, उस धड़े को भी उन्होंने बैलेंस करने की कोशिश की है कमाल अख्तर और महबूब अली को पद दे करके। तो माता प्रसाद पांडे के साथ अखिलेश यादव का तो एक तो मामला यह है कि अब अखिलेश यादव दिल्ली की राजनीति में है, तो वहाँ की विधानसभा में जितने भी गुट अगर आप कह लें, वैसे तो अब अखिलेश यादव का पार्टी में नियंत्रण पूरे तौर पर स्थापित हो गया है। अब वो किसी मसले पर किसी से राय लेते हैं या किसी की राय में दबाव महसूस करते हैं, अब मुझे ऐसा नहीं लगता। उन्होंने पार्टी पर अपनी पूरी ग्रिप बना ली है और पार्टी अब उनके फैसले और उनके कहे के हिसाब से ही चल रही है। तो माता प्रसाद पांडे के जरिए एक तो वरिष्ठतम व्यक्ति को, जो विधानसभा के 2-2 बार अध्यक्ष रह चुके हैं, इतने बार के वो विधायक हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, सोशलिस्ट बैकग्राउंड के आदमी हैं, हमेशा उन्होंने समाजवाद की राजनीति की है। तो समाजवादी पार्टी जिसके ऊपर तमाम तरह के आरोप विरोधी विपक्षी लगाते रहते हैं, परिवारवादी पार्टी या पीडीए ही जब राजनीति शुरू हुई, तो उसके बाद माता प्रसाद पांडे को एक ब्राह्मण, हालांकि मैं माता प्रसाद पांडे को ऐसे ब्राह्मण के तौर पे माने जाने के, क्योंकि अगर आप जनेश्वर मिश्रा को ब्राह्मण कहेंगे तो फिर ये सोशलिस्ट नेता की तौहीन होगी। कभी भी जनेश्वर मिश्रा को मैंने इतने सालों तक देखा है, ब्राह्मणवाद की या ब्राह्मण नेता के तौर पर उनकी पहचान तो देश के सियासत में नहीं है, एक समाजवादी चिंतक और एक समाजवादी नेता के तौर पर है। देखिए, दरअसल हुआ क्या कि पिछले 10, 15, 20 सालों में उत्तर प्रदेश की राजनीति में सामाजिक न्याय और समाजवाद की व्यवस्था, समाजवाद की बात करने वाले लोग
और जब वो पिछड़ों या पीडीए की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एक रुख अगड़ों पर हमलावर होने का भी उनका रहता है। पिछड़ों को एकजुटता के लिए थोड़ा अगड़ों पर हमलावर भी हुआ जा सके तो इससे वो परहेज नहीं करते हैं। और इसलिए जो समाजवाद की पीछे जो 10-15 वर्षों में परिभाषा हुई, पहले तो उसको इस तरह से देखा गया, फिर दूसरी तरफ उसको एमवाई समीकरण विपक्षियों ने उस तक सीमित करने की कोशिश की। अगर आप पीछे से देखेंगे, समाजवादी नेताओं विचारकों की पृष्ठभूमि देखेंगे तो आपको ज़्यादातर अगड़े यानी सवर्ण ही समाजवादी नेता दिखाई भी देंगे। आप जेपी को देखिए, आप लोहिया को देखिए, आप चंद्रशेखर को देखिए, आप मधु लिमय को देखिए, जॉर्ज फर्नांडिस को देखिए, जनेश्वर मिश्रा को देखिए, और इवन समाजवादी पार्टी में जिन समाजवादी विचारों वाले और पृष्ठभूमि वाले नेताओं को मुलायम सिंह यादव सबसे ज़्यादा तवज्जो देखे थे और देते थे, और जिनको मैंने देखा है, जिसमें एक कपिल देव सिंह है, जिसमें बृजभूषण तिवारी है, जिसमें मोहन सिंह है, इन नेताओं को समाजवादी नेता के तौर पर जनेश्वर मिश्रा है। आपको मैं बता दूं, मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के किसी बैठक के लिए उन्होंने जनेश्वर मिश्रा को कभी अपने घर पर रेयर ही बुलाया होगा, नहीं तो समाजवादी पार्टी के संगठन की कोई बैठक होती थी, हमेशा मुलायम सिंह यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए भी जनेश्वर मिश्रा के घर जाते थे, और पंडित जी कहते भी थे, और वो उनके घर जाते थे। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद वरिष्ठ उपाध्यक्ष के घर जा रहा है और वहाँ पर बैठ करके वो मीटिंग करते थे। अखिलेश यादव ने वही नेताजी का जो गुलदस्ता था, अब वो उसकी तरफ बढ़ चले हैं। पहले ये प्रयोग करने में शायद उनको दिक्कत आती, लेकिन अब अखिलेश यादव को जब जबरदस्त सफलता, ऐसी सफलता जो मुलायम सिंह यादव को अपने पूरे राजनीतिक जीवन में नहीं मिली, इतनी लोकसभा सीटें जो मुलायम सिंह को कभी नहीं मिली, वो सीटें पाने के बाद अब अखिलेश यादव सर्व समाज यानी समाजवाद यानी अब सोशलिस्ट लीडर के तौर पर पार्टी को सोशलिस्ट विचारधारा के तौर पर आगे बढ़ाने के लिए ये सबसे सटीक होता कि उन्हें माता प्रसाद पांडे को उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष बनाया। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, अगर जातिगत राजनीति के हिसाब से भी देखा जाए तो देखिए, ये दुनिया जानती है कि योगी आदित्यनाथ और उस गोरखपुर और आसपास के बेल्ट के ब्राह्मण नेताओं में कभी नहीं पटी। हरिशंकर तिवारी उस क्षेत्र के सबसे ताकतवर ब्राह्मण नेता के तौर पर उनकी एक अपनी पहचान थी। हरिशंकर तिवारी यानी हाता, सारे लोग गोरखपुर की राजनीति को जो लोग जानते हैं वो मंदिर और हाता जानते हैं। हरिशंकर तिवारी का हाता, बाबा का मंदिर, और बाबा के चीफ मिनिस्टर बनने के बाद हाता पर कितने बार छापे पड़े हैं ये भी सबको पता है। हरिशंकर तिवारी के बेटे को अभी टिकट दिया लोकसभा का अखिलेश यादव ने, और उस इलाके में चूंकि ये सिद्धार्थनगर की इटवा सीट से विधायक हैं, इन्होंने योगी आदित्यनाथ के शिक्षा मंत्री रहे सतीश द्विवेदी को इस बार के चुनाव में हराया। तो वो जो सिद्धार्थनगर, बस्ती, महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर का जो बेल्ट है, स्वभाव मतलब बहुत पहले से वहाँ राजपूतों और ब्राह्मणों के बीच में एक प्रतिस्पर्धा, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा रही है, और जो ब्राह्मणों के बीच में एक मैसेज ये देने की कोशिश जो की जाती है कि योगी आदित्यनाथ और ब्राह्मणों में जो रिश्ता है, तो उस दृष्टि से भी देखें तो अखिलेश यादव ने बहुत हद तक ये फैसला करके उस समीकरण को भी बैलेंस करने की कोशिश की। तो जैसा मैंने कहा कि पहले, अभी 2 दिन पहले कपिल सिब्बल के इंटरव्यू में अखिलेश यादव ने कहा कि पीडीए 90% आबादी है, तब उनका सीधे इशारा था कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक पीडीए 90% आबादी है, 10% सवर्ण है। हमने 90% का नारा दिया और वो नारा कामयाब हुआ, और उसकी वजह, और हमने जनता की पसंद के मुद्दे उठाए और जनता के पसंद के उम्मीदवार दिए। देखिए, अखिलेश यादव ने जो इस बार वीरेंद्र सिंह, जो कि आपके सीट जो बनारस की बगल की सीट है चंदौली, वीरेंद्र सिंह राजपूत हैं, बहुत दिनों के बाद वो चुनाव लड़े हैं और समाजवादी पार्टी से जीत गए। इसी तरह से अगर आप घोसी विधानसभा को देखें तो घोसी राजीव राय वहाँ से जीत गए 1,70,000-77,000 वोटों से। तो जो इनके सांसदों का आप देख रहे हैं वो एक गुलदस्ता तैयार हुआ है,
और अखिलेश यादव ने अब विधानसभा चुनाव तक जाते जाते, और अब मैं अभी देख रहा था माता प्रसाद पांडे के प्रतिपक्ष नेता बनाए जाने पर रघुराज प्रताप सिंह कह रहे थे कि हम लोग सब खुश हैं, और माता बाबा को के बनाए जाने से सब खुश हैं, उनका अनुभव है। तो कुल मिलाकर के अब जो एकजुटता एक तरफ अखिलेश यादव ने की, अब वो थोड़ा अपनी पार्टी का समाजवादी रूप, आइडियोलॉजी पर चलने वाला, यानी समाजवाद की बात करने वाला जो रूप है उसको दिखाने की उन्होंने कोशिश की है। और दूसरे तरफ जो ब्राह्मण राजपूतों की बात, आपको मालूम है कि जब विकास दुबे एनकाउंटर हुआ था, मुझे अभी भी याद है, सुल्तानपुर के एक विधायक थे देवमणि जी, उन्होंने उत्तर प्रदेश में विधानसभा में सवाल पूछा था या क्या कि कितने ब्राह्मणों की हत्या हुई, कितने ब्राह्मणों ने शस्त्र लाइसेंस अप्लाई किए और कितने ब्राह्मणों के शस्त्र लाइसेंस योगी सरकार में निर्गत हुए। इसके लिए वहाँ से लेटर गया था सारे डीएम्स के लिए कि आप बताइए कि ब्राह्मण्स ने को कितना लाइसेंस मिला। बड़ा बवाल हटा, तो इससे पीछे हट गया मामला। ये हुआ कि क्वेश्चन पूछा गया था, उसके जवाब के लिए ऐसा पूछा जा रहा था। तो ये एक जो बात है, और अभी जो उत्तर प्रदेश में घटनाक्रम योगी आदित्यनाथ, केशव मौर्य, ये सब सारी चीज़ों में चल रही है, ऐसे में जब ये दिख रहा है कि बीजेपी में कुछ आंतरिक कलह है, अखिलेश यादव ने ऐसा फैसला लिया जिससे कि उनको लगे कि उनकी पार्टी में बड़ी एकजुटता है और सर्व समाज समावेशी राजनीति वो कर रहे हैं, और इसलिए वो इस तरह का फैसला उन्होंने लिया है। मुझे लगता है अब जो दूसरे महबूब अली और कमाल अख्तर को मुख्य सचेतक बनाया, सबको मालूम है कि ये किस खेमे से आते हैं। तो अभी तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अब 10 विधानसभा के उपचुनाव का तारीखों का ऐलान का सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं। उसके बाद अखिलेश यादव किन किन लोगों को टिकट देते हैं और उसमें क्या समीकरण सेट करते हैं, इस पर निगाहें लगी रहेंगी। लेकिन माता प्रसाद पांडे का नाम, वैसे तो अगर आप समाजवादी पार्टी के 110 विधायकों के 11 जो जीते थे 2022 में, उनकी लिस्ट आप देखेंगे तो आपको निष्पक्ष तौर पर, निरपेक्ष तौर पर अगर आपको ही कहा जाए कि आप इसमें से नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव के न रहने के बाद किसको बनाएंगे, तो और ख़ास करके जब विधान परिषद में एक यादव, लाल बिहारी यादव को नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया हो, तो यादव को नहीं बनाना है तो फिर किसको बनाना है? तो आपका सीधा सीधा किसी का भी यही जाएगा कि सब विधानसभा अध्यक्ष 2 बार रहा व्यक्ति इस पद के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मुझे लगता है कि अखिलेश यादव ने ये बहुत समझदारी वाला और बहुत समीकरण को सोच करके ये फैसला लिया है। लेकिन इसका असर क्या होगा? एक बात यह है कि 80-81 बरस की उम्र में माता प्रसाद पांडे जिस तरीके से अखिलेश यादव विधानसभा में योगी सरकार, और रोज ही वो बहस और विधानसभा की कार्रवाई वायरल होती थी सोशल मीडिया पर, अब वो कल से जो सत्र शुरू होगा समाजवादी पार्टी का, अब वो नई ताकत के साथ ये पार्टी जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी में जो स्थितियां हैं उसमें माता प्रसाद पांडे इस उम्र में अपनी किस तरह से भूमिका निभा पाएंगे, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण होगा। तो आगे देखते हैं। फिलहाल के लिए नमस्कार।